एक लड़का एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था और लड़की भी लड़के से प्यार किया करती थी। ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि ये दोनों शादी करना चाहते थे। एक दिन दोस्तों होता क्या है, ये लड़का इस लड़की को खेत में मिलने के लिए बुलाता है। ये दोनों वहाँ पे मिलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार होता है। लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, ये लड़का एक पेचकस छुपा के लाया था। ये पेचकस निकालता है और उस लड़की के ऊपर ताबड़तोड़ उस पेचकस से वार कर देता है। वो उसके पेट में, पीठ में, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट में भी इतनी बार वार करता है कि वो लड़की वहीं पे तड़प तड़प के मर जाती है। इस लड़के ने टोटल 36 बार से ज़्यादा इस लड़की के ऊपर वार किए थे। उनमें ज़्यादातर बार जो किए गए थे वो प्राइवेट पार्ट पर किए गए थे। उसने प्राइवेट पार्ट के अंदर से पूरा मलीदा बाहर निकाल लिया था। दोस्तों आखिर इस लड़के ने इस लड़की की हत्या क्यों की, जिससे कि वो इतना ज़्यादा प्यार करता था, जिससे वो शादी करना चाहता था। आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात रही होगी कि ये लड़का इतना क्रूर हो गया जो इस लड़की को बेदर्दी से मार डाला। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से। और मुरादाबाद का ही एक थाना लगता है जिसका नाम है थाना मीनाठेर। और मीनाठेर थाने के अंतर्गत ही एक इलाका आता है मीनाठेर मिल्क। यहीं पे क्या होता है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1 जून 2025 की शाम की। होता क्या है, यहाँ पे एक लड़की रहती है जिसका नाम है सायरा। सायरा की उम्र 20 साल के आसपास है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं खेत पे जा रही हूँ, आप आ जाना। अब उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में खेत पे आ जाऊँगी। इसकी माँ का नाम है सकीना। अब सायरा तो पहले चली जाती है, उसके कुछ देर बाद सकीना भी खेत की तरफ निकल जाती है, क्योंकि इनको खेत पे काम करना होता है शाम के समय पे। अब सकीना जो है जैसे ही खेत पर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पे उसकी बेटी है ही नहीं। अब जब वो अपनी बेटी को वहाँ पे नहीं पाती तो वो सोचती है कि देखो उसकी बेटी खेत पे आके यहाँ से वापस चली गई। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे खेत का काम भी पूरा करना था। इसीलिए वो क्या करती है, जो खेत पे काम करना होता है उस काम को करती है और वापस शाम के समय अपने घर चली जाती है। अब जब वो वापस घर जाती है तो घर पे जाके अपने पति से पूछती है कि सायरा कहाँ है। तो उसका पति कहता है सायरा तो खेत पे गई थी तुम्हारे साथ। वो कहती है कि मेरे साथ खेत पे नहीं गई थी, वो मेरे से पहले खेत पे गई थी और मुझे खेत पे पाए भी नहीं है। अब वो घर पे भी नहीं है। तो इसके माता पिता जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर सायरा गई तो गई कहाँ। वो आसपास के लोगों से पूछते हैं, जिनके आसपास खेत होते हैं उनसे पूछते हैं कि किसी ने सायरा को देखा या नहीं देखा। तो पता चलता है कि किसी ने भी सायरा को नहीं देखा। गांव में जगह जगह जाके पूछते हैं, जहाँ जहाँ सायरा जा सकती थी वहाँ वहाँ पूछते हैं, लेकिन सायरा किसी को मिलती भी नहीं है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो सकीना है और उसका पति यानी कि सायरा के माता पिता गांव के कुछ लोगों को लेकर थाने जाते हैं और थाने में अपनी बेटी सायरा की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाते हैं। तो पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि आपकी बेटी कोई बच्ची तो है नहीं, उसकी उम्र 20 साल है, बालिग है, हो सकता है वो कहीं पे गई हो, इसीलिए आपको 24 घंटे का इंतज़ार करना होगा। हम 24 घंटे के बाद में ही आपकी रिपोर्ट लिखेंगे, तब तक आप ऐसा कीजिए अपनी बेटी को ढूंढिए, हो सकता है थोड़ी देर में आपकी बेटी घर पे आ जाए। उसके माता पिता भी यही सोचते हैं कि शायद घर पे आ जाए। अब सकीना और उसका पति घर आ जाते हैं और गांव में जिन जिन के घर पे जा सकती थी सायरा उन सभी से पूछते हैं, लेकिन सायरा कहीं नहीं मिलती। अब दोस्तों होता क्या है, इसका अगला दिन आता है यानी कि 2 जून 2025 की सुबह। और 2 जून 2025 की सुबह क्या होता है, यहीं पे एक नरोडा रोड है, उसके पास एक मंदिर है और मंदिर के पास एक खेत है और इस खेत के मालिक का नाम है जब्बार। अब होता क्या है, जब्बार जो है सुबह ही सुबह अपनी खेत की ओर जा रहा होता है। जैसे ही वो अपने खेत पर पहुंचता है तो वो देखता है कि एक जवान लड़की जो कि खून में लथपथ उसके खेत में पड़ी हुई है। अब जैसे ही वो उस लाश को देखता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जैसे ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो आसपास के खेतों में जो लोग काम कर रहे थे वो सभी लोग दौड़े दौड़े उसके पास आते हैं और देखते हैं कि उसके खेत में
एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जो कि खून से पूरी तरह लथपथ होती है। इसी बीच में पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है, उस लड़की की लाश को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या कोई इस लड़की को जानता है। तो जो जब्बार है और उसके आसपास के लोग हैं वो लोग तो नहीं जानते, लेकिन ये खबर जो है जब्बार के खेत से सकीना के घर तक पहुंच जाती है कि जब्बार के खेत में एक लाश पाई गई है लड़की की, और लड़की की उम्र लगभग 20-21 साल के आसपास होगी। अब जैसे ही ये वाली बात सायरा की माँ को पता चलती है तो वो दौड़ती दौड़ती पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ से चील घर जाती है, यानी कि मोर्चरी जिसे बोलते हैं। अब मोर्चरी जाकर वहाँ पे जाके देखती है कि ये लड़की उसी की है जिसका नाम है सायरा, उसकी उम्र है 20 साल। अब पुलिस वाले जो है सकीना से पूछते हैं कि क्या आपको किसी के ऊपर शक है कि आपकी बेटी को कोई इतनी बुरी तरह से क्यों मारेगा। तो दोस्तों जो सकीना है वो एक नाम लेती है जिसका नाम होता है मोहम्मद रफ़ीक। अब उससे पूछा जाता है कि मोहम्मद रफ़ीक के ऊपर आपको क्यों शक है, तो वो बताती है कि मोहम्मद रफ़ी जो है वो मेरी बेटी सायरा के पीछे पड़ा रहता है, उससे बात करना चाहता है लेकिन मेरी बेटी उससे कोई बात नहीं करती। और इसी बीच में दोस्तों सायरा की जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि सायरा को किसी धारदार हथियार से कोच के मारा गया है और उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें भी उस धारदार हथियार को अंदर तक घोड़ा गया है, और जो उसके अंदर जो आइटम होता है यानी कि मलीदा वगैरह जो भी होता है उस सब को बुरी तरह से बाहर निकाल लिया गया है और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से सायरा की मौत हो गई है। अब दोस्तों पुलिस वाले ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी बेदर्दी से आखिर इस लड़की को कोई क्यों मारेगा। अब जो सायरा की माँ है उसने जो है मोहम्मद रफ़ीक का नाम बताया है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत मोहम्मद रफ़ीक के घर पे जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद उससे कड़ी तरह से पूछताछ की जाती है। पुलिस वाले जब उसके साथ कड़ी तरह से पूछताछ कर रहे थे, उसके साथ सख्ती बरत रहे थे, तो मोहम्मद रफ़ीक का मुंह खुल जाता है और वो सारी बात शुरू से लेकर आखिर तक सुना देता है कि हाँ मैंने ही सायरा की हत्या की थी और सायरा को मैंने क्यों मारा। ये कहानी जो है मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता हूँ। दोस्तों ये बात जो है आज से 5 साल पहले की है। 5 साल पहले मोहम्मद रफ़ी और सायरा एक दूसरे से मिले थे, ये दोनों एक दूसरे से प्रेम प्रसंग में थे और अक्सर लोगों को ये एक साथ दिखा करते थे, ये लोग शारीरिक संबंध भी बनाते थे। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, इसकी खबर जो है सायरा के परिवार वालों को पता चल जाती है कि उनकी बेटी जो है मोहम्मद रफ़ी के साथ घूम रही है। इसीलिए वो उसके ऊपर थोड़ी पाबंदी लगा देते हैं और कहते हैं कि इससे तुम्हें मिलना जुलना नहीं है, लेकिन फिर भी सायरा जो है उससे छुप के मिला करती थी। ये दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सायरा के परिवार वाले सायरा की शादी मोहम्मद रफ़ी से करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई अच्छा लड़का देखें, उसी के साथ उसकी शादी करें। अब इसी बीच में क्या होता है, सायरा और मोहम्मद रफ़ी का मिलना जुलना थोड़ा कम हो जाता है। तो मोहम्मद रफ़ी क्या करता है, कभी कभी उसको फ़ोन किया करता था और जब वो उसे फ़ोन किया करता था तो सायरा का फ़ोन जो है बिजी बताता था, चाहे सुबह फ़ोन कर ले, चाहे शाम को फ़ोन करे, चाहे रात को। अब मोहम्मद रफ़ी बड़ा परेशान कि सायरा का फ़ोन सारे दिन बिजी रहता है, ये किससे बात करती है। और ये वाली बात जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है कि यार मैं जब भी उसे फ़ोन करता हूँ वो बिजी होती है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि यार तू अकेला थोड़े ना है उसकी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में तेरे जैसे ना जाने कितने हैं, वो तो नए नए लड़कों से बात करती है, उनके संपर्क में आती है। अब जैसे ही ये वाली बात मोहम्मद रफ़ी के कानों में आती है तो उसे ये वाली बात बहुत बुरी लगती है। अब जब भी कभी क्या होता था, जब मोहम्मद रफ़ी सायरा को मिलने के लिए बुलाता था तो उससे उसका फ़ोन मांगा करता था कि ज़रा अपना फ़ोन दिखाना, तो सायरा क्या है उसे उसका फ़ोन नहीं देती थी। तो वो उससे पूछता था कि तुम किससे बात करती हो 24-24 घंटे तक, तो वो बोलती है कि अपनी रिश्तेदारी में बात करती हूँ, इससे बात करती हूँ, उससे बात करती हूँ। मोहम्मद रफ़ी को उसके ऊपर शक हो जाता है, वो कहता है कि अपना फ़ोन दिखाओ, लेकिन वो फ़ोन नहीं दिखाती। अब मोहम्मद रफ़ी के दिमाग में नए नए फितूर आने लगते हैं कि पता नहीं किससे बात करती है, किस किस के साथ इसने शारीरिक संबंध बनाए होंगे, ना जाने क्या बात रही होगी कि ये मुझे छोड़ के जा रही है, ये मुझे धोखा दे रही है। इसीलिए क्या होता है, 1 जून 2025 की शाम को मोहम्मद रफ़ी ने सायरा को जो है मिलने के लिए जंगल में बुलाया, यानी कि खेत में बुलाया। अब वो खेत से उसे बात करते करते जंगल की ओर ले जाता है
उससे बात करता है, उससे पूछता है कि तुम बताओ किससे बात करती हो, तो सायरा का वही जवाब होता है। और सायरा क्या है, मोहम्मद रफ़ी से मिलना जुलना थोड़ा कम कर देती है। इसीलिए मोहम्मद रफ़ी को उसके ऊपर शक होता है कि ये मेरे से तो मिल नहीं रही, किसी और से मिलती है। अब जब इन दोनों के बीच में विवाद होना शुरू हो जाता है उस फ़ोन को लेकर, तो मोहम्मद रफ़ी क्या करता है, जो एक पेचकस छुपा के लाया था वो पेचकस को निकालता है और सायरा के सीने पे भर के मार देता है। एक ही बार में वो उसे नीचे गिरा देता है और उसके बाद उस पेचकस को बार बार उसके पेट में, उसके सीने में घुसाता रहता है, घबराता रहता है। और उसके बाद वो क्या करता है, उसकी सलवार खोलता है और जो गुप्तांग हैं, गुप्तांग में उस पेचकस को बार बार अंदर तक कोसता है। वो उससे कहता है कि तूने मुझे धोखा दिया, तू और किसी से प्यार करती है और किसी के संपर्क में है, इसीलिए मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो उसे बुरी तरह से मार के वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो उसने पेचकस के बार किए थे वो पूरे 36 बार से ज़्यादा किए थे। यानी कि उसने जो पेचकस है वो 36 बार सायरा के शरीर में डाला था और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से सायरा की मौत हो जाती है। इसके बाद में मोहम्मद रफ़ी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। और जो उसकी माँ सकीना है वो मोहम्मद रफ़ी के खिलाफ FIR दर्ज कर देती है कि उसी ने उसकी बेटी की हत्या की है। अब दोस्तों, होता क्या है, आजकल की लड़कियों के लिए एक बात है सीधी सीधी। पहली बात तो ये है कि पति, जब तक आपकी शादी ना हो जाए तब तक आप किसी के बारे में ना सोचें, क्योंकि आप जिसे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान समझ के उससे प्यार करती हो ना, वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है ही नहीं। क्योंकि वो शादी से पहले ही आपके साथ संपर्क करता है, आपसे संबंध बनाता है, और जो शादी से पहले आपसे संबंध बना रहा है उस पर कैसे यकीन करोगी कि वो आपसे शादी करेगा? उस पर कैसे यकीन करोगी कि वो आपसे आगे तक संबंध निभाएगा? ये लोग ऐसे आते हैं, लड़कियों को ढूंढते रहते हैं, ऐसे मनचले टाइप के लड़के, और जब लड़की उससे बात करना बंद कर देती है तो वो उसकी हत्या कर देते हैं। बहुत सारे केस आते हैं जिनमें कि पता चलता है कि लड़की को लड़के ने मार दिया, 4 दिन बाद पता चलता है कि वो लड़का तो उसका बॉयफ्रेंड है। इसीलिए सभी लड़कियों के लिए एक राय है कि शादी से पहले किसी के बारे में कुछ सोचे ही ना। कोई भी आपसे प्यार नहीं करता, सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ के लिए आपके पास आते हैं, और जब उनका मन भर जाता है तो वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। और बताना ये है कि जो इंदौर के जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी अपने घर से शिलोंग के लिए गए थे घूमने के लिए, और वहाँ पे राजा रघुवंशी की 10 दिन बाद लाश मिलती है और सोनम रघुवंशी गायब हो गई थी। आज वो सोनम रघुवंशी मिल गई है और वो लड़की जो है गाजीपुर में मिली है। गाजीपुर में एक चाय की दुकान पर जाती है, वहाँ से अपने भाई गोविंद को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जल्दी से आ जाओ, मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। अब गोविंद ये वाली बात जो है पुलिस को बता देता है, तो पुलिस तुरंत सीधे गाजीपुर जाती है और सोनम को गिरफ्तार करके लेकर आती है। मैंने आपको पुरानी कहानी में बताया था कि पुलिस जो है सोनम की लाश को ढूंढ रही है, लेकिन पुलिस को सोनम को ढूंढना चाहिए। मैंने आपको बहुत सारे हिंट भी दिए थे कि बहुत सारी कहानियों में मैंने आपको बताया था कि लड़की जो है पति के साथ जाती है घूमने, फिर पति को मरवा देती है, उसके बाद वो गायब हो जाती है। फिर 2-4 साल बाद पता चलता है कि लड़की ने किसी और से शादी कर ली, वो वहाँ पे बस गई। लेकिन मैं आपसे डायरेक्ट नहीं कह सकता था कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो शिलोंग के DGP हैं उन्होंने साफ साफ बताया है कि सोनम ने अपने 3 साथियों के साथ मिलके राजा रघुवंशी की हत्या की है। हुआ क्या था, 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज थी, उसमें 3 आदमी थे और चौथी जो है औरत थी, और जो चौथी औरत जो थी वो सोनम रघुवंशी ही थी। अब 17 दिन बाद सोनम रघुवंशी खुद ही बाहर आई है, उसने बताया है कि वो बड़ी बुरी हालत में, उसका फ़ोटो देख सकते हैं आप। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ में जो 3 लोग थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एक तरफ सोनम रघुवंशी के परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारी बेटी ने राजा रघुवंशी की ना तो हत्या की है ना ही करवाई है। अब सच्चाई क्या है वो आपको पुलिस बताएगी या फिर कल की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या था। पहले केस के 2-4 पन्नों को खुलने देते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या क्यों करवाई, किससे करवाई और किस तरह से करवाई थी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। और आप कहां से हमारी कहानी को देख रहे हैं, आप अपने शहर का नाम जरूर लिखें। नमस्कार।